नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th हिंदी युवक भारती पाठ 8 का स्वाध्याय यानी कि प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या है तो आकलन। इसमें पहला प्रश्न है, लिखिए। क्या लिखना है तो देखो, क्या है कि बड़दादा के अनुसार आदमी ऐसे होते हैं। तो आदमी कैसे होते हैं, देखो इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला तो ये है कि इनमें पत्ते नहीं होते, ठीक है। दूसरा, इनमें जड़ें नहीं होती। और तीसरा, तना ही तना होता है। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका उत्तर, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वन के बारे में इसने यह कहा। मतलब वन के बारे में बहुत सारे जो वहाँ पे मतलब थे, उन्होंने वन के बारे में बताया। तो किसने क्या कहा, तो देखो यहाँ पे जैसे बड़दादा ने वन के बारे में क्या कहा कि इतनी उम्र हुई, इस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। ठीक है, ये बात किसने बोली तो बड़दादा ने बोली। देखिएगा यहाँ पे घास ने क्या बोली कि मैं वन को नहीं जानती, लोगों की जड़ों को ही मैं जानती हूँ। मैं यहाँ से वहाँ तक बिछी रहती हूँ, सभी कुछ मेरे ऊपर से निकलता है, पर वन को मैंने अलग करके कभी नहीं पहचाना। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिएगा। तीसरा, शेर ने क्या कहा कि मैं वन को फाड़ चीड़ कर रख दूं। देखो बच्चों यहाँ पे मैं आएगा, मैंने मैं लिखा है ना, हाँ आप सही कर लेना, मतलब दो मात्रा यहाँ पे रहेगा ना। मैं कैसे होता है, ऐसे करके होता है, तो बस यहाँ पे एक है, सो प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो शेर क्या कहता है कि मैं वन को फाड़ चीड़ कर रख दूं, मेरे सामने वह कुछ नहीं है, वन का सामना मुझसे हो तो वह जीवित नहीं बच सकता, वन को खुली चुनौती है। ठीक है, तो ये था इसका उत्तर। मैं आपको एक ही बार में दिखा देती हूँ, देख लीजिए अच्छे से। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर घास की विशेषताएं। तो घास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो देख लीजिए। पहला, घास की पहुंच सब कहीं है। और दूसरा, वह सर्वत्र व्याप्त है। सही है ना, घास तो हर जगह है। वह ऐसे बिछी रहती है कि किसी को उसकी शिकायत नहीं होती है ना। घास से किसी को कुछ भी नहीं होता। अगर किसी को रास्ते में, मतलब देखो, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी वगैरह जा रही है, रास्ते में पेड़ आ गया तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो घास है ना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके ऊपर ही हम चढ़ करके चले जाते हैं। ठीक है, फिर वह लोगों की जड़ों को जानती है। अगला यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या है शब्द संपदा। इसमें क्या दिया है दूसरा का कि पर्यायवाची शब्दों की संख्या लिखिए। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द दिया गया है और उसके ना पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और कुछ और भी शब्द हैं। ठीक है, तो कितने उस शब्द के पर्यायवाची हैं वो हमें बताना है। ठीक है, नंबर्स बताने उनके। देखो जैसे यहाँ पे पहला क्या है, भौरा। ठीक है, और यहाँ पे देखो कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कितने शब्द ऐसे हैं जो भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो आप लोग को एक बात बताऊं, देखो भौरा को ना भ्रमर भी कहा जाता है, तो पहला पर्यायवाची तो मिल गया। और दूसरा, जो भौरा होता है ना उसको हम लोग ये खटपद, मतलब खटपद, ठीक है, ये भी हम बोलते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, यानी और ये दोनों तो अलग ही शब्द हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि भौरा के यहाँ पे कितने पर्यायवाची शब्द हैं तो दो हैं। कौन कौन से, भ्रमर और खटपद। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे क्या है, धरा। तो धरा के कितने पर्यायवाची हैं तो खाली बस एक ही है, वो कौन सा है, अवनी। अवनी यानी क्या होता है, धरा होता है। बाकी ये जो तीनों है ना, ये तीनों तो अलग है, श्यामा, उमा, सीमा, ये अलग है। ठीक है, फिर यहाँ पे अरण्य की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा ये जो चारों के चारों शब्द है ना, सब के सब अरण्य के ही पर्यायवाची हैं। देखो जैसे वन का मतलब भी क्या, देखो अरण्य यानी क्या होता है, जंगल होता है। ठीक है, तो जंगल को हम लोग वन भी बोल सकते हैं, विपिन भी कहा जाता है जंगल को। ठीक है, इसके अलावा जंगल भी कहते हैं, और तीसरा कानन भी कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। फिर यहाँ पे है, यहाँ मतलब क्या है, अनुपम। तो अनुपम का क्या हो जाएगा, कितने हैं पर्यायवाची तो देखो, अनोखा वो अनुपम का ही पर्यायवाची है, अद्वितीय भी अनुपम का पर्यायवाची है, अनूठा भी है, लेकिन ये जो अमिट है ना, ये तो अलग ही कोई शब्द है। ठीक है, इसका अनुपम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ पर बताइए इसके कितने शब्द हैं तो 3 पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो चुका है कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द तैयार कर उपसर्ग के अनुसार उनका वर्गीकरण कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, मतलब वर्गीकरण करना है उपसर्ग के अनुसार। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये तो पहला दिया ही गया था आपके क्वेश्चन में, ये वाला पहले से दिया था, गैर जिम्मेदार। ठीक है,
देखिएगा अभी यहाँ पे कामयाब है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उपसर्ग लगाएंगे। उपसर्ग क्या होता है बच्चों, तो जो शब्द के आगे लगाया जाता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना आ गया, फिर उसके बाद क्या है, मूल शब्द। मूल शब्द यहाँ पे देखो हमने लिया है कामयाब। ठीक है, और पूरा अगर हम यहाँ पे शब्द बनाए उपसर्ग लगा करके तो क्या बनेगा, ना कामयाब। ठीक है, फिर वैसे ये हमने सत्य को ले लिया है, यहाँ पर देखो ना सत्य था ना, देखो सत्य। ठीक है, इसके आगे हमने क्या लगा दिया, कौन सा उपसर्ग लगाया, अ लगाया, तो क्या हो गया, असत्य हो गया। फिर उसके बाद देख लीजिए मेल को हमने उठाया और उसके आगे क्या लगा दिया, बे लगा दिया, तो क्या हो गया, बेमेल हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से न्याय को लिया हमने और यहाँ पे इसके आगे अ लगा दिया, तो ये क्या हो गया, अन्याय हो गया। फिर आप लोग आगे भी देख सकते हो, गुण लिया, उसके आगे अव लगा दिया, तो क्या हो गया, अवगुण। फिर यहाँ पे अपयश, फिर अपमान और नामंजूर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। देखो यहाँ पे उपसर्ग हमने लिखा है, यहाँ पे मूल शब्द है। मूल शब्द यानी वो जो मूल शब्द होता है, बीच वाला शब्द, उसको हम लोग मूल शब्द कहते हैं। और फाइनली जो वर्ड बन करके तैयार हुआ उसको हमने यहाँ पे बाहर लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में था संग कुसंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुसंग। ठीक है, समझ पाए कि नहीं। यस, रुकिए 1 मिनट, मैं आपको पूरा साथ में दिखा देती हूँ। हाँ देखो अब दिख रहा है ना, तो ये आपका उत्तर है, मतलब जो आ था उसका। ठीक है, अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, तो अगला प्रश्न है यहाँ पे अभिव्यक्ति। इसमें तीसरा का अ है कि अभयारण्यों की आवश्यकता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यानी एक विषय है अभयारण्यों की आवश्यकता, इस पर आपके क्या विचार है। अच्छा, आप उन लोग को एक बात बताऊं, ये जो अभयारण्य है ना बच्चों, ये होता क्या है, तो अभयारण्य में जानवर लोग रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ मतलब उन्हीं के अनुकूल रहता है, तो उसी को हम लोग अभयारण्य कहते हैं। तो इसकी आवश्यकता के बारे में आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। आपको लगेगा कि कितना बड़ा है, लेकिन आप पढ़ करके समझिए और एग्जाम में ना खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसा थोड़ा ना कि आपको जो लिखा है बस उसको याद करके जाना है और जा करके लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, आप एक बार इसको पढ़ो, समझो और तब जा करके एग्जाम में लिखो। ठीक है, हिंदी तो कितना सिंपल होता है, अपने मन से भी हम लोग लिख सकते हैं। अपने मन से मतलब क्या, अगर आपको कहानी पता है ना तो आप अपने से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एक बार कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो अभयारण्य का अर्थ है अभय प्लस अरण्य, अर्थात वह अरण्य का वन जिसमें जानवर अभय होकर घूम सके। समझे, अभयारण्य का मतलब क्या है, वह वन जहां पर ना जानवर अभय होकर के घूम सके। ठीक है, फिर सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन्य पशु विहार या पक्षी विहार के पक्षी विहार को अभयारण्य कहते हैं। यहाँ पे को आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट मैं इसको सही कर दूंगी, को आएगा। ठीक है ना, को कर लोगे ना आप लोग सही, अब इतना तो कर सकते हो बच्चों, है ना, को। ठीक है, को अभयारण्य कहते हैं। इनका उद्देश्य पशु पक्षी तथा वन संपदा को संरक्षित करना, उसका विकास करना तथा शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी मदद लेना होता है। भारत कई प्रकार के जंगलों, जीवों, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का घर है। यहाँ वन्य जीवों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ के पशु पक्षियों को अपने प्राकृतिक निवास स्थान में देखने का आनंद अलग होता है। वन्य जीवन प्रकृति के अनुपम देन है। वन्य जीवों का वनों से अटूट रिश्ता है। मानव ने वन्य जीवों का खात्मा इस निर्ममता के साथ किया है कि कुछ वन्य प्राणियों की प्रजाति ही लुप्त प्राय हो गई और कुछ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। यानी मतलब हमारी वजह से, जैसे हम लोग जंगलों को ऐसे काटते जा रहे हैं, हमको बिल्डिंग्स बनानी है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगानी है, इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, जंगलों को काट देते हैं, जिसके कारण क्या हुआ है, जो वन्य जीव हैं वो कई तो खत्म हो गए हैं और कई तो बेचारे खत्म होने की कगार पर है। ठीक है, और अगर अभी भी हम नहीं सुधरे तो जो वन्य प्राणी हैं, ठीक है, वो खत्म हो सकते हैं। ठीक है, भारतवर्ष में वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए 1927 में, देखो ये 1927 है। ठीक है, 1927 में भारतीय वन अधिनियम बनाया गया था और 1936 में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया। आज देश में 300 से अधिक ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों इसका उत्तर। मैं आपको पूरा एक साथ दिखा देती हूँ ताकि आप इसको लिख पाएं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर आ है कि पर्यावरण और हम, इस विषय पर अपना मत लिखिए। पर्यावरण तो आप जानते ही हैं, एनवायरमेंट, और आप इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आपको अपने विचार लिखने हैं। तो पर आप चिंता मत करो, मैं लाई हूँ इसका उत्तर। ठीक है, आपसे मेहनत नहीं करवाऊंगी। चलो देखते हैं, एक बार इसको भी पढ़ ले। यथार्थ में पर्यावरण और जीव अन्योन्याश्रित हैं। एक की दूसरे से पृथक सत्ता की कल्पना भी संभव नहीं है, है ना।
सभी जीवों का अस्तित्व पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। पर्यावरण जीवों को केवल आधार ही नहीं प्रदान करता, वरन उनकी विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए एक माध्यम का भी काम करता है। प्रकृति मानव की सहचरी है। यह स्वभावतः संतुलित पर्यावरण के द्वारा मानव को स्वस्थ जीवन प्रदान करती है। हमारे ऋषि मुनि प्रकृति की सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। यज्ञ द्वारा वायु प्रदूषण को समाप्त करके पर्यावरण को शुद्ध किए जाने की वैज्ञानिक विधि से विज्ञ थे, है ना। जब भी यज्ञ करते हैं ना बच्चों, मतलब जैसे यज्ञ तो आप जानते ही होंगे, है ना, तो यज्ञ के अंदर वो जो सारी चीजें डाली जाती है ना, ऐसा वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि उसके कारण क्या होता है, जो हमारा वातावरण है वो शुद्ध होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। वैसे आप लोग के घर पे अगर होता होगा, आपने कभी मतलब फील भी किया होगा, ठीक है, तो जिसके कारण वातावरण एकदम अच्छा रहता है। तो वही हमारे पहले ऋषि मुनि किया करते थे और अभी भी करते ही हैं, है ना। मानव इतिहास के प्रारंभ से ही अपने पर्यावरण में रुचि रखता आया है। आदिम समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अस्तित्व हेतु अपने पर्यावरण का समुचित ज्ञान आवश्यक होता था, परंतु आज का मानव स्वार्थ की अंधी दौड़ में पर्यावरण को नष्ट करने पर तुला है। प्रकृति का दोहन करके वह सारी उपलब्धियां तत्काल पा लेना चाहता है। सही बात है ना। मतलब देखो, जो भी उनको चाहिए बस तुरंत के तुरंत चाहिए, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए हम कर देंगे, पर हमें तो हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं बनना है ना, स्वार्थी नहीं बनना है। जो वन्य प्राणी है, ठीक है, और जो हमारा पर्यावरण है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में पर्यावरण एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है, जिसके लिए शीघ्र ही कुछ न किया गया तो एक विकट संकट उत्पन्न हो सकता है। प्रकृति से छेड़छाड़ मानव को विनाश की ओर ले जा रही है। उसे समझना होगा कि उसका जीवन तभी तक बच सकता है जब तक जल जंगल और जानवर बचेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों नहीं बचे ना तो हम भी नहीं बचने वाले। बिना पानी के जीवित रह सकते हो? बताओ, नहीं रह सकते। और जंगल भी तो जरूरी है ना। अगर जंगल नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बताओ आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, और जानवर भी उतने ही जरूरी हैं। तो प्रकृति से छेड़छाड़ करना बंद करना होगा और पर्यावरण से प्रेम करना होगा। ठीक है, और उसका हमें संरक्षण करना होगा, यानी कि उसको सुरक्षित रखना होगा। ठीक है, तो ये था इसका उत्तर, आप लोग देख सकते हो। और आपको बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ जो हमारे सामने खुली हुई है, अगर आपको ये चाहिए तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर के ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना शालिनी कुशवाहा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मतलब टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से जा कर के आपके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे क्या है, पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 4 का अ है, टिप्पणियां लिखिए। इसमें पहला है बड़दादा। तो चलो बड़दादा के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, क्या थे बड़दादा, क्या कहते थे। तो बड़ एक विशाल घना छायादार और दीर्घजीवी वृक्ष है। बड़ का आप वृक्ष जानते हैं ना, वो बहुत सालों तक जीवित रहता है, मतलब बहुत दिन से। हमारे गाँव में भी ना, मतलब जब हम नहीं हुए थे तब से, बहुत दिनों से है और अभी तक है। हम इतने बड़े बड़े हो गए, मतलब हम छोटे थे तब से देख रहे उसको और अभी तक वैसा का वैसा ही है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो बड़ होता है ये बहुत सालों तक जीवित रहता है। ठीक है, इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। यह वृक्षों के राजा के समान है। बड़ की शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती हैं तथा बढ़ती हुई धरती में घुस जाती हैं। ठीक है, इसकी विशालता के कारण इसकी छाया में अनगिनत पशु पक्षी जीव जंतु आश्रय लेते हैं। यह सभी से प्रेम करते हैं। वन में सभी उसे बड़ दादा के नाम से पुकारते हैं। या वन के सभी जीव जंतु पेड़ पौधे बड़ दादा को बुद्धिमान मानते हैं। अपनी शंकाएं और समस्याएं बड़ दादा के सामने रखते हैं और उनके द्वारा दिए गए समाधान को मानते हैं। शाम होते ही दादा मौन हो जाते हैं। वन में सभी जीव जंतु पेड़ पौधे एक बुजुर्ग के समान बड़ दादा का सम्मान भी करते हैं, है ना। जैसे घर में हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनका सब लोग कैसे सम्मान करते हैं, है ना, उनका कितना ख्याल रखते हैं, वैसे ही, और उनकी बात भी मानी जाती है बड़े लोगों की। वैसे ही जंगल में भी जो बड़ दादा है वही सबसे पुराने हैं, तो उन्हीं के सब लोग बात मानते हैं। चलो सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो पशुराज सिंह जंगल का क्या है, अघोषित राजा है। मतलब वो राजा है लेकिन किसी ने उसको घोषित नहीं किया। अघोषित यानी क्या, मतलब घोषित नहीं किया। ठीक है, सिंह बड़ा बलवान होता है ना, इसमें कोई शक नहीं है।
और पराक्रमी, शक्तिशाली, गौरवपूर्ण, ओजस्वी जानवर है, साथ ही अभिमानी भी है। सही बात है, शेर के अंदर बड़ा अभिमान होता है, मैं तो जंगल का राजा हूँ। ठीक है, यह देवी दुर्गा का वाहन है। हाँ, ये सभी लोग आप जानते ही हैं कि माता दुर्गा का वाहन क्या है, तो वो सिंह है, यानी कि शेर है। जंगल के सभी जीव जंतु सिंह से डरते हैं और उसे देखते ही इधर उधर छिप जाते हैं। वन में हर तरफ उसका दबदबा रहता है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि सिंह के सामने पड़े। ठीक है, उसकी एक गर्जना से ही सारी दिशाएं कांपने लगती हैं, चारों ओर आतंक छा जाता है। सिंह स्वभाव से कैसे होते हैं? हिंसक होते हैं। सही बात है ना, मतलब कोई भी बस उसको भूख लगी रहनी चाहिए और सामने उसका भोजन होना चाहिए, वो फिर कुछ नहीं देखेगा, तुरंत के तुरंत उसको जाएगा पूरा खत्म करके खाना चालू। ठीक है, इसमें अद्भुत साहस और फुर्ती होती है। सिंह की देखने की शक्ति दिन की अपेक्षा रात में अधिक होती है, अतः रात होते ही ये शिकार को निकल पड़ते हैं। एक वयस्क सिंह का वजन 200 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है। ठीक है, इतना हो सकता है। तो देख लीजिए, हमने ये सिंह के बारे में बता दिया और बड़दादा के बारे में भी बता दिया है। और आगे कौन है? आगे है बांस, बस यही है। ठीक है, बांस। चलो बांस के बारे में भी जान लेते हैं। बांस पृथ्वी पर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला काष्ठीय पौधा है। इसका तना लंबा और सीधा होता है। बांस में शाखाएं नहीं होती हैं, मतलब जो शाखाएं होती है ना वो इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, वो सीधा सीधा ही बढ़ता रहता है। यह अंदर से खोखला होता है और बांस के वनों में जब तेज हवा चलती है तो इसके खोखलेपन के कारण एक अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि वो खोखला है और फिर जब हवाएं बहती हैं तो अलग अलग प्रकार की, मतलब एक अलग ही ध्वनि वहां से आती है। इसलिए फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य बांस से बनाए जाते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा। बताइए, बांसुरी किससे बनती है? तो बांस से बनती है। ठीक है, मतलब जो भी ऐसे फूकने वाले वाद्य यंत्र हैं, बजाने वाले, ठीक है, वो सब बांस से ही बनाए जाते हैं। बांस घर बनाने के काम तो आता ही है, यह भोजन का स्रोत भी है। बांस एक ऐसी फसल है जिस पर सूखे एवं कीट बीमारियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी हाँ, ये भी बिल्कुल बात सही है। यह वृक्ष अन्य वृक्षों की तुलना में 30% अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बांस से कागज, कुर्सी, मेज, चारपाई, टोकरी, तीर, धनुष, भाले आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार बांस एक बहुउपयोगी वृक्ष है। बहुउपयोगी का मतलब आप समझते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी वृक्ष है। कौन? बांस। ठीक है, आप लोग के गांव में बांस है कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। गांव में तो वैसे रहता ही है, हमारे भी गांव में था। ठीक है, हम लोग देखते थे और रात के टाइम पे अगर वहां पे जाएंगे ना, तो मतलब जाना क्यों है उधर, दूर से ही देखोगे ना तो आपको उधर पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा और जाने में भी डर लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी पत्तियां जो हैं वो उग आती हैं और वो झड़ती भी हैं। ठीक है, और कई लोग तो उसमें भ्रम फैलाते हैं कि इसके अंदर भूत रहते हैं, चुड़ैल रहती है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, आप लोग डरिए नहीं। चलिए देखते हैं आगे हम लोग, है ना। गाँव में ऐसे ही सब लोग बातें बोलते रहते हैं। चलो देखते हैं। मतलब ये तो हमने देख लिया ना, ये अ था ना। आ देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे क्या है कि तत्सत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ये जो शीर्षक है इसकी सार्थकता आपको बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी फटाक से। तो इसका उत्तर देखो बच्चों, हमने क्या लिखा है कि तत्सत अर्थात वही सत्य है, वही अर्थात ईश्वर संपूर्ण विश्व में उसी का शासन है। प्रकृति परमात्मा की अद्भुत और अनुपम देन है। नदी, पर्वत, वायु, वन और उपवन सहित कण कण में ईश्वर की सत्ता व्याप्त है। हमारे तन मन पर भी उसी का शासन है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ईश्वर का वास हर कर्म में है। जिस प्रकार पानी, समुद्र, नदी, तालाब, नल में हो, प्रत्येक जगह उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर हर स्थान में है और वही सत्य है जो सदा था और रहेगा। इस संसार में हर वस्तु, जीव जंतु की एक निश्चित आयु होती है, सभी एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई शाश्वत है तो वह कौन है भाई? शाश्वत यानी क्या? हमेशा रहने वाला। कौन है वो? ईश्वर, और यही सत्य भी है। सही बात है ना। ईश्वर का मतलब जो भगवान है उनका ना आदि है ना अंत है, यानी ना उनकी शुरुआत है और ना ही उनका अंत है। ठीक है, वो तो सदा सर्वदा से हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। चलिए ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे है 5वां की जानकारी दीजिए। अभी आपको क्या जानकारी देना है? तो देखो क्या है कि जैनेन्द्र कुमार की कहानियों की विशेषताएं। चलो जी बता ही देते हैं एक बार। तो जैनेन्द्र जी बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। उनके साहित्य समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, दर्शन आदि से संबंधित विविध विषयों पर विशिष्ट कहानियों की रचना
की है, यहाँ पे उन्होंने था, उन्होंने, मैंने क्या बोला, उनके बोला था ना, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने है, आप देख लीजिएगा। फिर जिनमें व्यक्ति, समाज और जीवन की समस्याओं का चित्रण सामंतवादी दृष्टिकोण से किया गया है। समस्याओं का समाधान सहृदयता के वातावरण में किया गया है। मनोविश्लेषक, दार्शनिक और विचारक होने के कारण उनके अधिकांश साहित्य में चिंतन और मनन की प्रधानता है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका इसका मतलब ये रहा इसका उत्तर, आप लोग देख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे है कि अन्य कहानीकारों के नाम हमें लिखना है। कोई बात नहीं, अभी बता देंगे। पहले आ गए प्रेमचंद, दूसरे आ गए जयशंकर प्रसाद, तीसरे आ गए यशपाल, चौथे सच्चिदानंद हीरानंद वाल्मीयायन यानी कि अज्ञेय, मतलब इनको ऐसे बोला जाता था। भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित रसों के उदाहरण दीजिए। जैसे हिंदी में रस से और मतलब रस होते हैं ना, हास्य रस, काव्य रस, इस प्रकार से। तो इन रसों के आपको उदाहरण देने हैं, किसके, हास्य के। तो देख लो, विंध्य के वासी उदासी, तपी व्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तियतरी तुलसी, सौ कथा सुनी भे, मुनि बूंद सुखारे। ठीक है, ये हास्य रस है। फिर वात्सल्य रस देख लीजिएगा। वात्सल्य रस यानी कि जिसको पढ़ने से आपके मन में एकदम से वात्सल्य उत्पन्न हो जाए। तो देख लेते हैं एक बार। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा प्राण प्यारा कहाँ है। ठीक है, तो ये था वात्सल्य रस। और कुछ भी है क्या? नहीं, बस यही था आपका लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर हमने सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। और एक बार फिर से बता दूँ, PDF फाइल चाहिए तो जाओ टेलीग्राम चैनल में जाइए और जा कर के वहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग को बता देती हूँ कि क्लास 11th का जो आपका मतलब हिंदी है ना, इसके सभी जो आपके पार्ट हैं उनके प्रश्न उत्तर हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी साथ में बता दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, नमस्ते।